गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स की क्लास लेके आया हूँ। इसमें हम वैद्युत ध्रुव के बारे में पढ़ रहे थे। आपने वैद्युत ध्रुव के बारे में पढ़ा था, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ा था और वैद्युत ध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के लिए आपने फार्मूला डिराइव किया था। जस्ट उसी के आगे आज हम स्टार्ट करते हैं। उसके निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र कितना होता है। निरक्षीय स्थिति यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन हमने आपको अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के बारे में पिछली क्लास में बता दिया था। तो देखिए, मान लेते हैं कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पर इसके -q कूलम आवेश रखा हुआ है और यहाँ पर +q कूलम आवेश रखा हुआ है और ये AB है और ये इसका मिड पॉइंट है यानी कि मध्य बिंदु है O। तो इसकी हाफ डिस्टेंस जो है कितनी हो जाएगी L और सेकेंड हाफ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L। अब इसके निरक्षीय स्थिति में हम मान लेते हैं कि इस मिड पॉइंट से यानी कि मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। इसी P पॉइंट पर हमको इसके कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है और यहाँ से यहाँ तक ये हाफ दूरी L है। तो देखिए, प्लस आवेश से अगर +q आवेश से देखेंगे तो बिंदु P की ये दूरी हो जाएगी और माइनस आवेश से देखेंगे तो बिंदु P की दूरी ये हो जाएगी। तो देखिए, ये अगर आप देखेंगे OBP, अगर इसको आप देखेंगे तो ये एक समकोण त्रिभुज है। हम ये मान लेते हैं कि ये कोण थीटा है और चूंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे है तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। दोनों कोण इक्वल होंगे। और ये देखिए, एक समकोण त्रिभुज है OBP, एक समकोण त्रिभुज है। इसका जो आधार है ये L है और जो लंब है ये R है। तो अगर पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, √r² + L²। सेम इस ट्रायंगल में देख लीजिए AOP, ये समकोण त्रिभुज है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी आधार कितना है, स्मॉल l है और जो लंब है वो r है। तो ये डिस्टेंस भी अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, √r² + L²। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि P पॉइंट पे हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है जो कि एक निरक्षीय स्थिति में है। तो +q आवेश से इसकी दूरी कितना है, √r² + L² और -q आवेश से भी उसकी दूरी उतनी ही है यानी कि √r² + L²। यहाँ से दोनों आवेश चूँकि बराबर होते हैं, केवल चिन्ह का अंतर होता है और दोनों आवेशों से इस बिंदु की दूरियाँ भी क्या हैं, बराबर हैं। तो ये प्लस चार्ज है। इस प्लस चार्ज के कारण अगर यहाँ देखेंगे विद्युत क्षेत्र, तो प्लस चार्ज से आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है। तो इसका विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इस विद्युत क्षेत्र को हम कहेंगे EB क्योंकि B पॉइंट का है। और इसके कारण अगर विद्युत क्षेत्र देखेंगे, ये माइनस चार्ज है तो इसकी ओर होगा, ये विद्युत क्षेत्र इसकी ओर होगा। इसको हम कहेंगे EA। अब इस विद्युत क्षेत्र के दो घटक हम तोड़ेंगे। जैसे EA का दो घटक होगा, एक क्षैतिज घटक इस डायरेक्शन में होगा और लंबवत घटक इस डायरेक्शन में होगा। आप जानते हैं अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। सेम इसी प्रकार ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। तो अगर ये EA है तो इधर का घटक कितना हो जाएगा, EA cos थीटा। इसका इस तरफ का घटक कितना हो जाएगा, EA cos थीटा और इधर का घटक कितना हो जाएगा, EA sin थीटा। इसी प्रकार EB का अगर लंबवत घटक देखेंगे, इसका लंबवत घटक देखेंगे तो ये हो जाएगा EB sin थीटा और अगर क्षैतिज घटक देखेंगे तो क्या हो जाएगा, EB cos थीटा। ये क्षैतिज घटक है।
अब इस फिगर में आप देखिए ऊपर यहाँ से देखिए प्लस क्यू के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र EB है और माइनस क्यू के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र EA है। आप जानते हैं कोई बिंदु आवेश होता है Q, उससे r दूरी पर अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यानी कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किस पर डिपेंड करता है, उस आवेश के मान पर और उससे उस बिंदु की दूरी पर, इन दो बातों पर निर्भर करता है। आप जानते हैं ये दोनों आवेश बराबर होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आवेश जितना है उतना ही ये आवेश भी है, और इस आवेश से इस बिंदु की दूरी इतना है और इस आवेश से इस बिंदु की दूरी भी उतनी ही है। तो दोनों आवेश बराबर हैं, दोनों आवेशों से दूरियां भी बराबर हैं, यानी कि Q भी बराबर है और R की वैल्यू भी बराबर है, यानी कि दूरी भी बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि बिंदु P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है EA, ये EB के क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। ठीक है। अब यहाँ पर जब EB और EA के मान बराबर होंगे तो EB साइन थीटा और EA साइन थीटा ये भी बराबर होंगे। तो EB साइन थीटा घटक और EA साइन थीटा घटक ये एक दूसरे के बराबर हैं और दिशाएं इनकी विपरीत हैं। तो ये EB साइन थीटा और EA साइन थीटा ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, कौन सा, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है देखिए इस वैद्युत द्विध्रुव के समांतर होगा। निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो वैद्युत द्विध्रुव के क्या होगा, समांतर होगा। और समांतर किस डायरेक्शन में, प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर, देखिए प्लस से माइनस की ओर। ठीक है। तो देख लीजिए, हम मान लेते हैं कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है जो माइनस Q तथा प्लस Q आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की अल्पतम दूरी 2L है। ये पूरा वैद्युत द्विध्रुव कैपिटल के परावर्तनांक के किसी माध्यम में रखा है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर इसके निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है। तो देखिए प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, इस वैद्युत क्षेत्र को हम किससे दिखाएंगे, EB से। तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और आवेश कितना है Q, और दूरी का स्क्वायर होता है तो दूरी कितना है r² प्लस l²। चूँकि अंडर रूट लगा हुआ है तो इसका स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हम हटा देंगे। ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। और माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, तो ये हो जाएगा EA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q और r² प्लस l²। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन से पता चल रहा है कि EA और EB क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। अब देखिए जब EA EB एक दूसरे के बराबर होंगे तो EB साइन थीटा और EA साइन थीटा का मान भी आपस में बराबर होगा। तो EB साइन थीटा और EA साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ये एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समकोण ट्रायंगल, समकोण ट्रायंगल OBP, चाहे OAP ले लीजिए, OAP में अगर आप cos थीटा निकालेंगे तो cos थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, यानी कि L/√r² प्लस l², या इसी को हम लिख सकते हैं L/√r²
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर हाफ। क्या लिखते हैं? पावर हाफ। ठीक है, अंडर रूट हटा के हम पावर हाफ लगा सकते हैं। तो बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा? ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। तो देखिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू हो जाएगा ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, तो हम इसको रफ करेंगे थोड़ा सा। तो देखिए जो ई ए है, ई ए इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और कॉस थीटा, और प्लस ई बी की वैल्यू रखेंगे तो ई बी की वैल्यू भी यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और कॉस थीटा। अब देखिए ये दोनों राशियाँ, यहाँ से ये राशि और ये राशि दोनों इक्वल हैं, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। इसके आगे सॉल्व कर लीजिए तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू अभी आपने निकाला था, क्या था? L अपॉन अंडर रूट, यानी कि आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर हाफ। ठीक है, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2QL अपॉन, इसका इसमें कर देंगे तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर हाफ है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो 1 पावर और हाफ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3/2। तो कितना हो जाएगा? पावर 3/2। अब इसके बाद देखिए ये 2QL आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। और चूंकि आप जानते हैं H इज मच लेस देन स्मॉल r, तो इसलिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो लगभग कितना होगी? आर स्क्वायर की इक्वल होगी। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पर P है, और नीचे इसके स्थान पे क्या रखेंगे हम? आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर और पावर क्या हो जाएगा? 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पावर कितना आ जाएगा? तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और P अपॉन, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा r³। ये वैल्यू आ जाएगी। ये तो जब परावर्तनांक k रहेगा तब के लिए फार्मूला है। अगर मान लीजिए ये निर्वात या वायु में रखा हुआ है, निर्वात या वायु के लिए जो k की वैल्यू होती है ये 1 होती है, तो k की वैल्यू अगर 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r³। तो ये फार्मूला हो गया आपका। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो देखिए इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण आपने इसके निरक्षीय स्थिति पर फार्मूला डिराइव कर लिया।
ओके। तो देखिए अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में आपने फार्मूला डिराइव कर लिया। थोड़ा इसको समझ लीजिए, इसकी डायरेक्शन को। जैसे मान लीजिए ये वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ -q आवेश है, यहाँ +q आवेश है। तो आप जानते हैं यहाँ से होकर जाने वाली जो रेखा होगी ये अक्ष होती है, और इसके मध्य बिंदु से इसके लंबवत होकर जाने वाली रेखा क्या होती है? निरक्ष होती है। ये अक्ष है और ये निरक्ष है। हमने आपको बताया था कि अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम मान लेते हैं ये वायु या निर्वात है, तो क्या हो जाएगा? 2p/r³। ये फार्मूला होता है, ठीक है, अक्षीय स्थिति के लिए। चाहे वो अच्छी स्थिति में इधर हो, चाहे अच्छी स्थिति में इधर हो, फार्मूला वही रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p/r³। ये फार्मूला होता है अक्षीय स्थिति में, चाहे उधर हो, चाहे प्लस चार्ज की तरफ रहे, चाहे माइनस चार्ज की तरफ रहे, फार्मूला वही लगेगा। अब इनकी डायरेक्शन की बात आती है। अगर +q की तरफ रहेगा तो ये जो वैद्युत क्षेत्र होगा इसकी डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? वैद्युत द्विध्रुव से बाहर की ओर होगी। और अगर ये माइनस चार्ज की तरफ अगर ये बिंदु है अच्छी स्थिति में, तो जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव की ओर होगा। यानी कि अगर +q चार्ज की तरफ बिंदु रहेगा तो इससे बाहर की ओर होगा, और -q चार्ज की तरफ रहेगा तो इसकी ओर होगा। तो ये डायरेक्शन ध्यान रखिएगा कि ये अक्षीय स्थिति में वो बिंदु है तो किस तरफ है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ है या फिर नेगेटिव चार्ज की तरफ है? इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार अगर मान लेते हैं ये निरक्षीय स्थिति, जैसे ये निरक्ष है तो यहाँ कोई बिंदु है तो निरक्षीय स्थिति में है, यहाँ कोई बिंदु है तो भी निरक्षीय स्थिति में है। तो निरक्षीय स्थिति का फार्मूला क्या होता है? E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p/r³। ये निरक्षीय स्थिति का फार्मूला है। अगर इस तरफ भी रहेगा, वैद्युत द्विध्रुव के ऊपर है तब भी, नीचे है तब भी, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला वही रहेगा, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। ये निरक्षीय स्थिति के लिए फार्मूला है, ठीक है। अब देखिए अगर इसके ऊपर बिंदु रहेगा तो उसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? नीचे रहेगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अगर निरक्षीय स्थिति में बिंदु है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा जो ये वैद्युत द्विध्रुव है इसी के समांतर होती है। इसी के क्या होती है? समांतर होती है। अगर ऊपर की ओर समांतर रहती है लेकिन प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर होती है, ध्यान रखिएगा, प्लस चार्ज से माइनस, तो प्लस से माइनस है, प्लस से माइनस देखेंगे तो इधर आएगा, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र किधर रहेगा? इस डायरेक्शन में रहेगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ अगर आप नीचे देखेंगे तो प्लस से माइनस की ओर, यानी कि इसी डायरेक्शन में रहेगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि निरक्षीय स्थिति में जो बिंदु होता है वहाँ वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश होता है, और प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर, अक्ष के अनुदिश प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, प्लस से माइनस की ओर होगा, ठीक है। तो इनकी डायरेक्शन, अक्षीय स्थिति में बिंदु है तो उनकी डायरेक्शन क्या होती है? निरक्षीय स्थिति में बिंदु है तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होती है? इसको आप सही से समझे रहिएगा, तो न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम होंगे उसमें कोई किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो इसके बाद अब आपने वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के लिए फार्मूला पढ़ लिया, और निरक्षीय स्थिति में अब ना तो बिंदु अक्षीय स्थिति में रहेगा ना तो निरक्षीय स्थिति में, यानी कि किसी बिंदु पर एट एनी पॉइंट, यानी कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति से बिल्कुल परे रहेगा। तो मान लेते हैं, देखिए कोई वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, ये -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है। ये इसका मध्य बिंदु है O, इसकी हाफ दूरी L होगी और नेक्स्ट हाफ दूरी क्या होगी? L होगी।
और ये इसका निरक्षीय स्थिति है। अब ना तो अक्षीय स्थिति में बिंदु है ना तो निरक्षीय स्थिति में, बल्कि कहीं और पर ये बिंदु है। मान लेते हैं ये बिंदु P है, यहाँ पर है, और बिंदु P से इसके मध्य बिंदु को मिला देंगे, यानी कि इसके मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी हम मान लेते हैं स्मॉल r है। ठीक है, और ये कोण मान लेते हैं थीटा है। अक्ष के साथ ये मिलाने वाली रेखा थीटा कोण बनाती है। तो देखिए जो वैद्युत द्विध्रुव है, इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किधर काम करता है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है वो किस डायरेक्शन में काम करता है? माइनस से प्लस की ओर, इधर होता है। इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दो घटक ले लेंगे। एक घटक इसके अनुदिश हम तोड़ लेंगे। तो मान लेते हैं इसके घटक के अनुदिश अगर देखेंगे, इसके अनुदिश देखेंगे, ये P है, इधर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? P cos थीटा। इधर के कोण कितना हो जाएगा? क्योंकि थीटा है तो ये घटक P है, तो इधर का क्या हो जाएगा? थीटा कोण आप घुमा रहे हैं तो P का क्या हो जाएगा? P cos थीटा। इधर का घटक P cos थीटा, यानी कि बिंदु के अनुदिश घटक। और इसके लंबवत अगर घटक देखेंगे, ऐसे अगर लंबवत घटक देखेंगे तो लंबवत घटक क्या हो जाएगा? P sin थीटा। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में P है, और थीटा कोण अगर आप घुमाते हैं, P को थीटा कोण घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा? P cos थीटा, और इसके लंबवत घटक क्या हो जाएगा? P sin थीटा। तो P cos थीटा क्या है? अनुदिश है, इसके अक्षीय स्थिति में है, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो मान लेते हैं E2 है, और वो उस डायरेक्शन में रहेगा। और P sin थीटा के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, उसी के लंबवत मतलब समांतर। तो क्या हो जाएगा? E1। और इन दोनों का परिणामी मान लेते हैं इधर आता है E, यहाँ पे परिणामी निकालेंगे। ये कोण मान लेते हैं फाई है, इस कोण को मान लेते हैं फाई है। तो देखिए अब इन दोनों घटकों के कारण, यानी कि P sin थीटा के कारण वहाँ वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे P cos थीटा के कारण। तो P cos थीटा अगर देखेंगे तो इसके अक्षीय स्थिति में ये बिंदु है, और P sin थीटा लेंगे तो P sin थीटा के निरक्षीय स्थिति में ये बिंदु है, ये ध्यान रखिएगा। तो P sin थीटा जो घटक होगा इसके कारण विद्युत क्षेत्र को हम E1 मान रहे हैं, और P cos थीटा जो है इसके कारण हम विद्युत क्षेत्र को क्या मान रहे हैं? E2। तो देखिए P sin थीटा के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए अगर P sin थीटा लेंगे तो P sin थीटा ऐसे रखा हुआ है तो इसके निरक्षीय स्थिति में ये बिंदु है। तो निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसके विद्युत क्षेत्र को, जो P sin थीटा का विद्युत क्षेत्र होता है, उसको आप E1 से दिखाए हैं, तो ये जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और निरक्षीय स्थिति में होता है तो क्या हो जाएगा? P sin थीटा अपॉन R3, ये हो जाएगा। इसी प्रकार P cos थीटा के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, इसके कारण देखेंगे तो इसको E2 माने हैं, तो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और ये क्या हो जाएगा? अक्षीय स्थिति के लिए फॉर्मूला लगेगा तो 2P cos थीटा अपॉन R3, ये हो जाएगा। अब बिंदु P पर देखिए ये जो E1 और E2 है, E1 और E2 एक दूसरे के लंबवत हैं, तो जो लंबवत घटकों का जो परिणामी वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हैं, तो क्या हो जाएगा? परिणामी क्षेत्र इज इक्वल टू E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। तो इज इक्वल टू अंडर रूट E1 क्या है देख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और P sin थीटा अपॉन R3 का होल स्क्वायर, प्लस ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2P cos थीटा अपॉन R3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो E इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट
देख लीजिए, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो जब आप स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा, सबका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, देख लीजिए, कॉमन अगर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर p कॉमन है अपॉन r क्यूब, ये कॉमन है, इसका स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ क्या बचा आपका, केवल साइन थीटा बचा, ठीक है, और साइन थीटा का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या बचेगा 2 कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। अब इसको रूट के बाहर कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए आप लोग। तो देख लीजिए, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो e इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर है तो इसको बाहर कर सकते हैं, बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा e इज इक्वल टू, स्क्वायर हट जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और बचेगा क्या p अपॉन r क्यूब, और ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये है साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 p अपॉन r क्यूब, तो इसको अगर आप माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो ये उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला हो जाएगा। निर्वात या वायु रहेगा तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। अब देख लीजिए, इसमें अगर मान लीजिए जैसे ये बिंदु अगर अक्षीय स्थिति में होता, जैसे मान लीजिए ये बिंदु अक्षीय स्थिति में होता, ऐसे अक्षीय स्थिति में होता, तो ये कोण कितना होता थीटा, क्योंकि अक्षीय स्थिति में इसको लाएंगे तो कोण कितना हो जाएगा, जो इनके बीच कोण है कितना हो जाएगा थीटा, थीटा कितना हो जाएगा 0, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0। यहाँ से थीटा देखेंगे तो यहाँ कितना है थीटा, और थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी 0, यानी कि अगर ये P बिंदु अक्षीय स्थिति में रहेगा तो थीटा का मान कितना होगा 0, और अगर P बिंदु निरक्षीय स्थिति में रहेगा, यहाँ होता ऐसे है, इसको यहाँ लेते, ये कोण कितना होगा 90, ठीक है, यानी कि अक्षीय स्थिति के लिए थीटा का मान 0 होगा और निरक्षीय स्थिति के लिए थीटा का मान कितना होगा 90 होगा। तो देख लेते हैं, अक्षीय स्थिति के लिए अगर आप अक्षीय स्थिति के लिए लेते हैं तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी 0। अब यहाँ पे 0 रखेंगे अगर थीटा के स्थान पे, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपॉन r क्यूब, और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस 0 का स्क्वायर। तो देखिए e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपॉन r क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस कॉस 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ क्या बचेगा 3। तो e इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अब ये अंडर रूट 4 हो जाएगा, अंडर रूट 4 की वैल्यू कितना होगी 2, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2p अपॉन r क्यूब। तो देख लीजिए, निरक्षीय स्थिति के लिए जो अक्षीय स्थिति के लिए सूत्र होता है, देखिए वही आ गया। तो अक्षीय स्थिति के लिए जो सूत्र है ये प्राप्त हो गया हमें, यानी कि इसी सूत्र से हम अक्षीय स्थिति के लिए फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद इसी में हम निरक्षीय स्थिति के लिए निकालते हैं, निरक्षीय स्थिति। अगर निरक्षीय स्थिति के लिए निकालेंगे तो निरक्षीय स्थिति के लिए थीटा का मान कितना होगा 90। अब यहाँ पे क्या ले लेंगे 90 डिग्री, अब यहाँ 90 डिग्री ले लेंगे,
आप जानते हैं cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। अगर cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा। और अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है 1 ही होती है, तो फार्मूला क्या आ जाएगा ये, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए, इसी से हम निरक्षीय स्थिति के लिए फार्मूला निकाल लिए। यानी कि इसी फार्मूले में अगर आपको अच्छी स्थिति के लिए फार्मूला निकालना है तो थीटा का मान अगर आप 0 रख देंगे तो अच्छी स्थिति के लिए आ जाएगा, और थीटा का मान अगर 90 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, निरक्षीय स्थिति के लिए फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अक्षीय स्थिति के लिए अगर देखेंगे तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, और निरक्षीय स्थिति के लिए देखेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 होगी।